नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मुख्य परीक्षा 2023 जनवरी में आपके आयोजित होने वाली है। देखिएगा, उसके लिए शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 2 लेकर आया हूं। शिक्षण विधियों की टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है, साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है, राजस्थान जीके की रेगुलर क्लासेज आपको मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें इस यूट्यूब चैनल पर आपको निःशुल्क मिल रही हैं। देखिएगा, ये जो पेपर है लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है। थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम 2023 में जो आपके होने वाला है, उसमें चाहे आपने एसटीसी करके लेवल 1 रीट पात्रता परीक्षा पास करके यदि थर्ड ग्रेड मुख्य एग्ज़ाम लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए उपयोगी, या बीएड करके आप रीट पात्रता परीक्षा जो है उसको पास करके थर्ड ग्रेड लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी बेहद ही उपयोगी है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 1 है, एक बालक जो हकलाता है उसे वाचन दक्षता में निपुण करने के लिए निम्न में से कौन सा वाचन अधिक उपयुक्त होगा? सामूहिक वाचन, मौन वाचन, एकल वाचन और आदर्श वाचन। प्रश्न संख्या 1 में कौन सा विकल्प आपका सही है? देखिए, बालक क्या कर रहा है, हकला रहा है, मतलब बोलने में परेशानी आ रही है उसको। अब आप उसकी वाचन दक्षता में आप उसको निपुण करना चाहते हो तो मौन वाचन के माध्यम से तो कभी भी वाचन दक्षता में निपुण नहीं किया जा सकता। मन ही मन में चीज़ों को बोल करके आप वाचन दक्षता में कैसे निपुण कर सकते हो? तो ये गलत। पहला, तीसरा या चौथा, अकेले में भी दिक्कत आएगी क्योंकि हकलाएगा तो लोग उसका मजाक भी उड़ाएंगे, मतलब लोग क्या, मतलब वहाँ जो बच्चे होंगे वो, तो ये भी गलत। सामूहिक या आदर्श, अब आदर्श वाचन कौन करेगा? अध्यापक। तो अध्यापक के वाचन करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी कक्षा से यदि सामूहिक रूप से वाचन करवाया जाए तो बालक उनके साथ बोल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे करके आप उसको वाचन दक्षता में निपुण बना सकते हो। पहले प्रश्न में पहला ही विकल्प सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर, तो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कक्षा शिक्षण में छात्रों द्वारा सामूहिक वाचन एवं अनुकरण वाचन से छात्रों में किस कौशल का विकास होता है? श्रवण कौशल का, पठन कौशल का, वाचन कौशल का और लेखन कौशल का। तो प्रश्न संख्या 2 में बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही है। दूसरे प्रश्न में सही आंसर देख लेते हैं साथियों। देखिए, कक्षा शिक्षण की बात की जा रही है, छात्रों द्वारा क्या किया जा रहा है? सामूहिक वाचन एवं अनुकरण वाचन। तो सामूहिक वाचन कर रहे हैं तो सुन तो कोई नहीं रहे तो श्रवण कौशल का विकास होगा नहीं होगा, लिख भी कोई नहीं रहे तो लेखन कौशल का भी विकास नहीं होगा, पठन या वाचन। प्रश्न संख्या 2 में 2 और 3 विकल्प बचे। माइनस मार्किंग है साथियों, इस टेस्ट में आपकी क्या है, माइनस मार्किंग है। 1/3 गलत प्रश्न करने पर आपका 1/3 जो नंबर है वो कम हो जाएगा। अब आप मानो या मत मानो, लेकिन मेरे एग्जाम में भी ऐसा ही होने वाला है इसी वजह से। तो प्रश्न संख्या 2 में आपके जो सही उत्तर है वो है वाचन कौशल, क्योंकि अनुकरण वाचन और सामूहिक वाचन छात्रों से करवाएंगे तो वाचन कौशल का ही विकास होगा। थर्ड विकल्प सही है प्रश्न संख्या 2 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, अन्वेषण विधि के प्रवर्तक है एच.सी. मॉरिसन, हर्बर्ट स्पेंसर, अरस्तु या हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। देखिए, अन्वेषण विधि जिसको हम खोज विधि भी कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? खोज विधि के नाम से भी जानते हैं, या इसको ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जाना जाता है साथियों। कौन सी विधि? ह्यूरिस्टिक विधि। तो देखिए, ये सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन विधि है साथियों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी के लिए टीचिंग मेथड आप 20-20 प्रश्न ये जो रोज डेली आ रहे हैं ना आपके पास, तो रोज डेली अटेंड करा करो इनको। अन्वेषण विधि के जो प्रवर्तक या जनक हैं वो कौन है साथियों? हर्बर्ट स्पेंसर? जी नहीं। अरस्तु? जी नहीं। एच.सी. मॉरिसन या हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग? तो इसका सही आंसर है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। शॉर्ट में हम इसको कहते हैं H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ये क्या है साथियों? खोज विधि या अन्वेषण विधि के प्रवर्तक या जनक है। विकल्प नंबर 4 आपके सही है प्रश्न 3 में, मतलब खोज विधि किसने दी? आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी। या अन्वेषण विधि किसने दी? आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रमुख दोष है। प्रमुख दोष पूछा है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। व्यापकता का अभाव, विश्वसनीयता का अभाव, अभिव्यक्ति का अभाव और वेदता का अभाव। तो इनमें से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आपको दोष लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 4 में करना है। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हम संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्नों को शामिल करते हैं तो व्यापकता का तो अभाव नहीं पाया जाता है।
विश्वसनीय भी होते हैं साथियों ये, अतः विश्वसनीयता का अभाव भी नहीं पाया जाता है। तीसरा विकल्प कह रहे हैं अभिव्यक्ति का अभाव, बिल्कुल सही बात है। हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमें उसी में से किसी एक का चुनाव करना पड़ता है साथियों। इसीलिए तीसरा विकल्प जो है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रमुख दोषों में सम्मिलित है, अभिव्यक्ति का अभाव। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। पांचवा प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 5 क्या है? कर्मेंद्रियों व ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा किस शिक्षण प्रणाली में दी जाती है? डाल्टन प्रणाली में, मोंटेसरी प्रणाली में, किंडरगार्टन प्रणाली में और प्रयोजन प्रणाली में। तो देखो, कर्मेंद्रियों व ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा की बात की जा रही है, किसमें देंगे इसकी शिक्षा? तो प्रश्न संख्या 5 में सही उत्तर का चयन कर लेते हैं। कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? पांचवें प्रश्न में आपके देखो, डाल्टन में नहीं दी जाती है, ना ही किंडरगार्टन में, ना ही प्रयोजन में, बल्कि ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की शिक्षा मुख्यतः मोंटेसरी विधि में दी जाती है, जिसकी जनक भी कौन है? मैडम मारिया मोंटेसरी है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की बात करें और मोंटेसरी विकल्प में नहीं रहे, तो फिर आपको किंडरगार्टन पे जाना है साथियों। किंडरगार्टन किसने दी थी? फ्रोबेल ने दी थी। ये भाई ये विधि किसने दी? फ्रोबेल ने। तो इस पे जाना है जब मोंटेसरी विकल्प में नहीं हो। पांचवें प्रश्न में सेकंड विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। छठा प्रश्न है, हर्बर्ट की पंचपदी का पद नहीं है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और पुनरावृत्ति। तो जो हर्बर्ट की जो पंचपदी है, इसमें किस पद का प्रयोग नहीं किया जाता है? छठे प्रश्न में बताइएगा साथियों। हर्बर्ट की पंचपदी में प्रस्तावना का प्रयोग करते हैं, प्रस्तुतिकरण का भी प्रयोग करते हैं और तुलना का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन पुनरावृत्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। अतः प्रश्न संख्या 6 में आपके जो चौथा विकल्प है, यही आपका सही उत्तर है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो सातवां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, खेल विधि के प्रवर्तक है फ्रोबेल है, मोंटेसरी है, हेनरी कोल्डवेल कुक है या कुमारी हेलन पारकास्ट है? तो सातवें प्रश्न में खेल विधि के प्रवर्तक या खेल विधि के जनक पूछा गया है, किसके द्वारा खेल विधि का निर्माण किया गया था? तो सातवें प्रश्न में साथियों, जब भी खेल विधि के जनक या खेल विधि के प्रवर्तक पूछे तो आपका आंसर रहेगा हेनरी कोल्डवेल कुक। क्या रहेगा? हेनरी कोल्डवेल कुक आपका सही उत्तर रहेगा। लेकिन एक और प्रश्न आता है कि खेल विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो खेल विधि का खेल का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो वो किया था फ्रोबेल ने अपनी किंडरगार्टन विधि में। कौन सी विधि में? जो इन्होंने किंडरगार्टन विधि दी थी, इसी में इन्होंने खेल का प्रयोग कर लिया था। और खेल विधि किसने बनाई? हेनरी कोल्डवेल कुक ने। विकल्प 3 आपके प्रश्न संख्या 7 में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो आठवां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 8 क्या पूछा जा रहा है? आठवें में, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, उपचारात्मक नियमों पर, समय व अवधि पर और समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो आठवें प्रश्न में सही उत्तर देख लेते हैं। देखिएगा, आपके जो उपचारात्मक शिक्षण है साथियों, इसकी सफलता किस पर निर्भर करती है? तो देखो, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? छात्रों की कमियों को दूर करना। छात्रों की कमियों को दूर करना ही क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण। तो इसकी जो सफलता है वो निदान के ऊपर निर्भर करती है। अगर निदान सही से हो रहा है तो उपचार भी निश्चित रूप से सही से जरूर होगा। मतलब निदान का मतलब किससे लिया जाएगा? समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। यदि आपने समस्याओं के कारणों की पहचान सही कर ली तो आप उपचार भी उसका सही कर सकते हो, क्योंकि ये क्या हुआ? आपके निदान हुआ, पहचान करना, और निदान सही है तो उपचार भी अच्छा होगा। विकल्प 4 सही रहेगा आपके प्रश्न संख्या 8 में। देखिए, यदि निदान ही गलत कर लिया, समस्याओं के कारणों की पहचान ही गलत कर ली, तो समय अवधि कुछ मतलब नहीं रखेगी, शिक्षण सामग्री कुछ मतलब नहीं रखेगी, उपचारात्मक नियम कुछ मतलब नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि बीमारी तो कोई और थी और आप दूसरी बीमारी का इलाज कर रहे हो। तो इसीलिए चौथा विकल्प ही सही रहेगा आपके 8वें प्रश्न में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। अनुसंधान विधि का प्रयोग होता है प्राथमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, सभी स्तरों पर और कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो विकल्प में से हटा सकते हो। देखो, 9वें प्रश्न में अनुसंधान वही खोज विधि की बात की जा रही है साथियों, आर्मस्ट्रॉन्ग वाली। तो इस विधि का जो प्रयोग होता है
वो उच्च स्तर पर किया जाता है। किस स्तर पर किया जाता है? उच्च स्तर पर। क्योंकि अनुसंधान करने का कार्य छोटे बच्चे थोड़ी करेंगे साथियों, इसलिए प्राथमिक स्तर यहाँ गलत रहेगा। उच्च स्तर आपका सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 9 में अनुसंधान विधि का प्रयोग किस स्तर पे होता है? उच्च स्तर पे होता है। सेकंड विकल्प 9वें प्रश्न में सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया का तत्व है, उद्देश्य है, सीखने के अनुभव है, मूल्यांकन है और इनमें से सभी। तो साथियों, मूल्यांकन प्रक्रिया के तत्वों में इनमें से कौन सा सम्मिलित रहेगा? कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? प्रश्न संख्या 10 में देखो, मूल्यांकन प्रक्रिया के तत्वों में उद्देश्य भी आ जाता है, क्योंकि हम उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई इसकी जांच किससे करते हैं? मूल्यांकन से। सीखने के अनुभव भी इसी में सम्मिलित आ जाते हैं और मूल्यांकन भी इसी में आ जाता है। तो इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न संख्या जो 10 है, इसका बिल्कुल सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट 11वां प्रश्न देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 11, प्राप्य उद्देश्यों से अभिप्राय है, शिक्षण कौशलों में परिवर्तन, शिक्षण विधियों में परिवर्तन, शिक्षण में परिवर्तन और व्यवहारगत परिवर्तन। तो जो इनमें से प्राप्य उद्देश्यों का सही अर्थ बता रहा है, उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 11 में करना है। देखिए, कल कोई क्लास नहीं डाल पाया था, लेकिन आज तीसरी क्लास मैंने यहाँ पर 3 क्लासें डाल दिए साथियों। तो नहीं डालने का कारण भी सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है साथियों हमारे यहाँ, तो बिजली की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और नेटवर्क की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इंटरनेट की समस्या बहुत ही ज़्यादा आ रही थी। बिजली की तो खैर सोल्व हो जाती है, लेकिन इंटरनेट की प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से कल वीडियो बना लिए थे, लेकिन अपलोड नहीं कर सका मैं। इसी वजह से आज मैंने 3 वीडियो ये डाले हैं। तो प्राप्य उद्देश्यों से अभिप्राय किसका रहेगा साथियों? व्यवहारगत परिवर्तन। जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है वो प्राप्य उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। कक्ष में बालक ने कितना सीखा है, ये चीजें प्राप्य उद्देश्यों के अंतर्गत आ जाती है। तो विकल्प 4 आपके प्रश्न संख्या 11 में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 12, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का आधार है, अनुबंधवाद, व्यवहारवाद, प्रयोजनवाद और गेस्टाल्टवाद। तो 12वां प्रश्न है आपके, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो शिक्षण सूत्र है ये किस पर आधारित शिक्षण सूत्र है। प्रश्न संख्या 12 में बताइए अपना मत, आप किस विकल्प पे जा रहे हो? प्रश्न संख्या 12 में सही आंसर देखते हैं। तो साथियों, आपके 12वें प्रश्न में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4, जो गेस्टाल्टवाद है। वर्दीमर, कोपका, कोहलर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था ना, तो इन्होंने जो गेस्टाल्टवाद की स्थापना की थी साथियों, ये पूर्ण को देखता है, समस्या समाधान के लिए ये पूर्ण को देखता है। तो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र भी इसी पर आधारित माना जाता है। विकल्प नंबर 4 आपके 12वें प्रश्न में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वां प्रश्न देखेंगे। हर्बर्टसन ने शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया, कौन सी? प्रयोगशाला विधि, तुलनात्मक विधि, प्रादेशिक विधि और इकाई विधि। तो इनमें से हर्बर्टसन के द्वारा जिस शिक्षण विधि का निर्माण किया गया या जिस शिक्षण विधि का अन्वेषण या प्रतिपादन किया गया, जिसके ये जनक हैं, जिसके ये प्रवर्तक हैं साथियों, कौन सी विधि है ये? 13वें प्रश्न में सही उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए, हर्बर्टसन ने जो विधि दी है उस विधि का नाम है प्रादेशिक विधि। कौन सी विधि दी है हर्बर्टसन ने? प्रादेशिक विधि दी है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 13 में सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो 14वां प्रश्न देखेंगे। शिक्षण में अंतःक्रिया का आधार है, क्या? शिक्षण में अंतःक्रिया का आधार है। भाषण विधि है, कहानी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है और व्याख्यान विधि है। तो सोच समझ करके 14वें प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा। कौन सा विकल्प आपके अनुसार सही है इसमें? तो भाई, अंतःक्रिया का आधार, कहानी विधि में शिक्षक के द्वारा बच्चों को कहानी सुनाई जाती है, छात्र उस चीज को सिर्फ सुन रहे, अंतःक्रिया नहीं हो पा रही है, तो गलत है। व्याख्यान विधि में शिक्षक के द्वारा सिर्फ व्याख्यान प्रस्तुत किया जाता है और छात्र उस चीज को भी सिर्फ सुन रहे हैं, तो अंतःक्रिया नहीं हो पा रही है, तो ये भी गलत। लेकिन प्रश्नोत्तर विधि में छात्र अध्यापक के द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं
उनका उत्तर कौन दे रहा है साथियों? छात्र दे रहे हैं। तो अध्यापक भी एक्टिव है, छात्र भी एक्टिव है, मतलब अंतः क्रिया हो रही है। जबकि भाषण विधि में क्या होता है? अध्यापक भाषण देता है और छात्र क्या करते हैं? उस भाषण को सुनते हैं। तो सुनना भी अंतः क्रिया नहीं है। तो तीनों ही विकल्प गलत है, पहला, दूसरा और चौथा। राइट आंसर रहेगा थर्ड विकल्प, प्रश्नोत्तर विधि यहाँ अंतः क्रिया का आधार मानी जाएगी साथियों, जिसमें छात्र और शिक्षक के मध्य अंतः क्रिया होती है। थर्ड विकल्प 14वें प्रश्न में सही है। प्रश्न संख्या 15 पे आएंगे। 15वां प्रश्न है, फ्लैनल बोर्ड का उपयुक्त प्रयोग किया जाता है लेखन कार्य में, चित्र प्रदर्शन में, फिल्म स्ट्रिप प्रदर्शन में और कठपुतली प्रदर्शन में। तो जो फ्लैनल बोर्ड होता है इसका सबसे सही तरीके से प्रयोग किसमें किया जाता है या किसके लिए किया जाता है? 15वें प्रश्न में सही आंसर देख लेते हैं, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो साथियों प्रश्न संख्या 15 में जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 2। चित्र प्रदर्शन में फ्लैनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है, किसमें? चित्रों का प्रदर्शन करने में। मतलब फ्लैनल बोर्ड के ऊपर क्या लगाए जाते हैं? चित्र लगाए जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। 15वें में सेकंड ही विकल्प आपका सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 है, किलपेट्रिक ने प्रयोजना विधि को कितने भागों में विभक्त किया? 5 भागों में, 8 भागों में, 4 भागों में और 3 भागों में। तो भाई ऐसा है, प्रयोजना विधि का निर्माण किसने किया था? किलपेट्रिक ने किया था। किसने किया था? किलपेट्रिक ने किया था साथियों। अब इन्होंने जो प्रयोजना विधि का जो विभाजन किया है वो कितने भागों में किया है? 4 भागों में। मतलब इन्होंने 4 प्रकार की प्रयोजनाएं बताई है अपनी प्रोजेक्ट मेथड में। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है 16वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इसमें 4 दे रखे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। तो 17वां प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कंप्लीट टीचिंग मेथड पूरे ही यहाँ पर टेस्ट के माध्यम से कवर करवाई जाएगी। टीचिंग मेथड, टोटल टीचिंग मेथड साथियों। साइकोलॉजी संपूर्ण जो टॉपिक है उसके लगभग 5000 प्रश्न आपके यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। 5 नहीं तो 4 मान लो, 5 तो ज़्यादा हो जाएंगे, खैर 4000 प्रश्न के आसपास प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको साथियों। साइकोलॉजी भी कंप्लीट, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राजस्थान जी के संपूर्ण कोर्स निःशुल्क करवाया जा रहा है इसी यूट्यूब चैनल पर साथियों, तो इसका लाभ जरूर ले। सारी चीज़ें निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करिएगा, ताकि हम आपके लिए और अधिक मेहनत कर सके साथियों। प्रश्न संख्या 17 को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 17 है, प्रत्यय स्मरण प्रश्नों में शामिल है सत्य असत्य, वर्गीकरण, रिक्त स्थान और वस्तुनिष्ठ। तो प्रत्यय स्मरण प्रश्नों में इनमें से किस प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जाता है? 17वें प्रश्न में सही आंसर देख लेते हैं, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों। देखो, सत्य असत्य प्रत्याभिज्ञान है, वर्गीकरण प्रत्याभिज्ञान है, वस्तुनिष्ठ प्रत्याभिज्ञान है। मतलब ये तीनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? प्रत्याभिज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो रिक्त स्थान वाला जो तीसरा विकल्प दे रखा है ये किस में आता है? प्रत्यय स्मरण में आता है। अतः विकल्प नंबर जो 3 है आपके प्रश्न संख्या 17 का बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 18वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग करने से बालक में विकास नहीं होता है। तर्क शक्ति का, स्मरण शक्ति का, वैज्ञानिक शक्ति का और अवलोकन शक्ति का। तो देखो, प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। विज्ञान शिक्षण में किसका आयोजन किया जा रहा है? विज्ञान प्रदर्शनी का। अब विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं तो साथियों बालक उस चीज को देखेगा, मतलब अवलोकन शक्ति का विकास होगा। वैज्ञानिक प्रदर्शनी है तो वैज्ञानिक शक्ति का भी विकास होगा और तर्क शक्ति का भी विकास होगा, लेकिन स्मरण शक्ति यहाँ पर गलत विकल्प है। तो दूसरा जो विकल्प है ये आपके प्रश्न संख्या 18 का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 19 है, एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई? 1983 में, 60 में, 61 में और 62 में। बताओ भाई, एनसीईआरटी का नाम सभी ने सुन रखा होगा।
एनसीईआरटी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है साथियों। और इसकी जो स्थापना है वो 1961 में की गई थी। कब की गई थी, 1961 में की गई थी। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर रहेगा। अब अंतिम और 20वां प्रश्न देखेंगे। टोटल 20 ही प्रश्न है आपके टीचिंग मेथड में। अब देखिएगा, इन 20 प्रश्नों में से यदि 17 प्रश्न आपने सही किए हैं, 3 प्रश्न गलत किए हैं, तो आपके सही प्रश्नों की संख्या 16 ही बचेगी, क्योंकि 3 गलत प्रश्नों की वजह से एक सही प्रश्न आपका कम कर दिया जाता है साथियों। आगे बढ़ते हैं अंतिम और 20वें प्रश्न की तरफ। कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। व्याकरण में कौन सी विधि सूत्रों पर आधारित है? आगमन विधि, निगमन विधि, भाषा शिक्षण की यंत्र विधि और व्याकरण विधि। तो जो सूत्रों पर आधारित विधि है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 20 में करना है। देखो, सूत्रों या नियमों पर आधारित विधि आगमन नहीं होती है, आगमन तो उदाहरण पर आधारित विधि होती है। नियमों या सूत्रों पर आधारित जो विधि है वो है आपके निगमन विधि। कौन सी विधि? निगमन विधि है साथियों। सेकंड विकल्प 20वें प्रश्न में सही है। तो ये कंप्लीट होता है आपके टीचिंग मेथड का टेस्ट नंबर 2। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। रेगुलरिटी बिल्कुल बनाए रखेंगे साथियों, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए या स्वास्थ्य में कुछ खराबी आ जाए तो ही क्लास आपकी रुकेगी, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टेक्निकल प्रॉब्लम भी जो विशेष क्षेत्र है जहाँ पर मेरा निवास है, तो वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपके कभी भी। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए और लाइक शेयर करने के लिए साथियों।